हाँ बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ डिफाइन किया था। अब हमें यहाँ पर कुछ डेरिवेशन, कुछ रिलेशंस करने, जैसे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है, करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका यहाँ रिलेशन आ रहा है वो क्या होगा बेटा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इनके बीच में हमें रिलेशन देखना है यहाँ पर। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, और इस कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कितने? n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में। यहाँ पर मेरे पास n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, करंट की, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज according to quantization? Q is equal to n into E, where n total number of electron into charge on electron, correct? हाँ बेटा, तो यहाँ n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम n की बात करते तो n कैसे निकाला जाएगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले q की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर ne डिवाइडेड बाय t। ठीक है, अब यहाँ पर जो n होता है बेटा, ये टाइम अगर मैं निकालूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम की जो वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगी। इस टाइम की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर तो फॉर्मूला आएगा ne डिवाइडेड बाय L बाय Vd। ठीक है, नाउ n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या एज्यूम किया था, इफ n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू NaL। इसको मैंने कैपिटल N का है, इस कैपिटल N की वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पर तो NaL EVD बाय L, L सेल गया, I इज इक्वल टू NaVd। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरह से रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो आपका फॉर्मूला होता है, तो अगला जो रिलेशन होता है बेटा हमारा वो होता है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है जो हमने रिलेशन यहाँ यूज किया था। तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जितना डेरिवेशन हमने किया उतना डेरिवेशन तो आपको करना ही है, बस लास्ट में और कुछ ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं बेटा करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी को डिफाइन किया था I डिवाइड बाय A से। ठीक है, अब यहाँ पर I की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है। I की वैल्यू क्या होती है बेटा, यहाँ पर I की वैल्यू होती है NEA VD डिवाइड बाय A से A गया तो रिमेनिंग जो टर्म होगी NeVd। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, करेक्ट। तो ये हो गया बेटा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ यूजिंग इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो हेडिंग जो रहेगा हमारा रहेगा ओम्स लॉ यूजिंग इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मॉडल के थ्रू हमें ओम्स लॉ को यहाँ डिराइव करना है। तो मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है। तो उस केस में अगर हम ओम्स लॉ की बात करते हैं, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पता है बेटा कि जो I की वैल्यू है, ठीक, I की वैल्यू होती है मेरे पास NeAVd, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं।
I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। नाउ वैल्यू ऑफ, अगर हम वी डी पुट करें, एन ई ए वी डी की वैल्यू क्या थी बेटा मेरे पास, ई ई टाउ बाय एम, ठीक है। यहाँ साइड में हम लिख देते हैं सिंस वी डी इज ई ई टाउ बाय एम, ठीक है। तो वैल्यू जो हो जाएगी मेरे पास एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम इंटू ई। बट हमें पता है कि जो ई की वैल्यू होती है बेटा अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट ई होता है डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो इस कंडक्टर के अक्रॉस वी है और डिस्टेंस में डिस्टेंस जो डिफरेंस जो एल है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वी इज इक्वल टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई। अब अगर हम ओम्स लॉ से देखें तो बाय इक्वेशन फर्स्ट अगर इसको कंपेयर किया जाए तो V से V कंपेयर हो रहा है, I से I कंपेयर हो रहा है, तो जो रिमेनिंग टर्म होगी वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। सो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू ml बाय एन स्क्वायर ए टाउ। अब यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है, देखो मास कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट हो तो n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होता है, एरिया रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो एक्चुअली होती है ml बाय एन स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। अब अगर बेटा हम यहाँ पर बात करते हैं कि मुझे इस रेजिस्टेंस से अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला किस तरह से डिराइव किया जाएगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि जो R की वैल्यू होती है वो क्या होती है, रो एल बाय ए, और इसको कंपेयर कर लेते हैं किससे, m बाय एन स्क्वायर टाउ एल बाय ए से। तो देखो एल बाय ए से एल बाय गया तो बचा मेरा रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी बेटा, मेरी रेजिस्टिविटी जो होगी वो इक्वल होगी m बाय एन स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ रही है, m बाय एन स्क्वायर टाउ। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। बट अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं बेटा, तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, करेक्ट। इस तरह से हम क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी होती है वो हर एक सब्सटेंस की क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि किस तरह से जो रेजिस्टिविटी होती है वो हर एक मेटल के लिए अलग अलग होगी। हाँ बेटा, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस या डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस किस तरह से जो है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी या रेजिस्टिविटी की जो डिपेंडेंसी होती है वो सेम ही होती है अगर हम डिफरेंट मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ चुके हैं 11th में भी, जिसमें हमने थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसी तरह से यहाँ पर जो रेजिस्टेंस भी होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस का जो कोएफिशिएंट रहेगा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। वो सेम डेरिवेशन होता है जैसा हमने 11th में किया था। तो अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करते हैं उन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो क्या होता है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो मेरा जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है, हमें पता है टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस होगा। इनिशियल रेजिस्टेंस को हम R0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर डिफरेंस करेंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस में भी चेंज होगा। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं बेटा यहाँ पर, तो कंबाइन करने के बाद R0 इंटू डेल्टा टी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है अल्फा। ये जो अल्फा कांस्टेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोला था इसको, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये जो अल्फा है इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ
थर्मल रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अल्फा का जो फॉर्मूला बना बेटा हमारा वो क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। तो ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी बेटा इसकी, ऐसा यूनिट जो बन जाएगी, ओम से ओम कैंसिल आउट हो तो पर डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड -1, करेक्ट। अब यहाँ से अगर हम एक जनरल फॉर्मूला देखें तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल टू आर इनिशियल, डेल्टा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इक्वल टू अल्फा आर नोट डेल्टा टी, आर इज इक्वल टू आर नोट प्लस आर नोट अल्फा डेल्टा टी, आर इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इस तरह से हम फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से बेटा हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है, सिमिलर वे में हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सिमिलर वे में जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर जो अल्फा है उसको हमने कांस्टेंट रीड किया है, बट ये जो होता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक कांस्टेंट होता है, उसके बाद ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस तरह से डिफरेंट सब्सटेंस की टेम्परेचर के साथ वेरी होती है उसका एक रिलेशन देख लेते हैं। तो बेटा अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है रो, वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी होगी। तो मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरह से रिलेशन रखती है। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन जो होता है ग्राफ नहीं होगा, रेजिस्टिविटी होगी मेटल की वो इस तरह से टेम्परेचर के साथ क्या होगी बेटा वेरी करेगी। और ये जो रेजिस्टिविटी होती है अप्रोक्स 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर के फॉर्म में होती है। ठीक है, वहीं अगर बेटा हम बात करते हैं किसकी, एलॉयज की बात करते हैं, तो एलॉय के लिए जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट में होती है। यहाँ पर देखो लगभग आपको देखो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है, बट यहाँ पर लीनियरली वेरी करती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो इसलिए जनरली हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जिसमें हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, ईएमएफ फाइंड करना होता है सेल का, वहाँ पर हम अलॉय वायर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट तक जो रेजिस्टिविटी होती है इंक्रीज नहीं होती है टेम्परेचर के साथ। हायर जब टेम्परेचर होगा तब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, वो भी लीनियरली होगी। यहाँ तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। वहीं एक और डिवाइस होती है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, वहाँ रो और टी के बीच में ग्राफ बना है, तो उनका जो ग्राफ होता है वो डिक्रीज होता है। ये जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी रखते हैं किससे, कंडक्टर से। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है बेटा सेमीकंडक्टर की क्या होती है, वो डिक्रीज होगी। कंडक्टर्स की इंक्रीज होती है, सेमीकंडक्टर की डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। और जो जितनी भी एलॉयज होती है उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है बेटा, यहाँ पर लीनियरली वेरी करती है। ठीक है, तो ये तो डिपेंडेंसी होगी किसकी, रेजिस्टिविटी की ऑन टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरली जिसको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। अब बेटा अगर हम बात करें ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, तो ध्यान देना। ओमिक कंडक्टर की अगर हम बात करें तो ओमिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो जनरली ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करें उन्हें हम ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। और ऐसे कंडक्टर को अगर मैं किसी सर्किट में कनेक्ट करता हूं तो ऐसे सर्किट को हम ओमिक सर्किट बोलते हैं। तो दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक ओमिक कंडक्टर एंड ओमिक सर्किट। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस बेटा जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो कि और ऐसे कंडक्टर को अगर हम किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो ऐसे सर्किट को बेटा हम क्या बोलेंगे, ओमिक सर्किट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जो मेटल होता है, ठीक है, उसका अगर हम वी और आई ग्राफ बनाए तो कुछ वी और आई ग्राफ इस तरह से होता है। ये एक्चुअल ग्राफ होता है, बट जैसे जैसे करंट बढ़ते आता है ये जो ग्राफ होता है ओमिक सब्सटेंस नहीं रहता है, ये नॉन ओमिक बन जाता है। मतलब हायर टेम्परेचर पर जो मेरे मेटल होते हैं वो भी एक नॉन ओमिक सर्किट या नॉन ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो अगर ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल पूछा है तो आप मेटल यहाँ लिख सकते हैं। अगर हम नॉन ओमिक की बात करते हैं बेटा, नॉन ओमिक, तो जितने भी नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं और सर्किट की अगर हम बात करें
नॉन ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक सर्किट की बात करें तो ऐसा सब्सटेंस जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन ओमिक बोलेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं बेटा, नॉन ओमिक कहलाते हैं। और ऐसे कंडक्टर को अगर किसी सर्किट में कनेक्ट किया जाए तो उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन ओमिक सर्किट बोलेंगे। जैसे जितने भी डायोड्स होते हैं, जनरली अगर हम डायोड की बात करते हैं तो डायोड में यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक बनती है, एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बनती है जो कुछ इस तरह से होती है वीआई ग्राफ, और एक बैकवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो जो डायोड है देखो स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वही एक और इसमें एग्जांपल होता है एलईडी का, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है। तो जो एलईडी होता है वो भी क्या होता है बेटा, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर भी वी और आई का जो ग्राफ होता है वो लीनियरली नहीं होता है, वो क्या होता है, वेरी करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ही करंट की जो वैल्यू होगी वो दो पोटेंशियल पर शो की जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है वी और आई, तो इनका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से वेरी करता है। करंट जो है वो एक ही है, बट ये जो करंट है वो दो पोटेंशियल पर मिल रहा है हमें। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हर एक पोटेंशियल के लिए एक करंट डिफाइन होता है, बट यहाँ पर दो करंट एक पोटेंशियल के लिए डिफाइन किया गया है। तो जितने भी डायोड और एलईडी होती है वो क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, और जो मेटल होते हैं बेटा क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम इसके आगे डिस्कस करेंगे।